Good evening, everyone. This is Krantish from Team Ethics, and I welcome you all here in this webinar. And in this webinar, आज हम डिस्कस करेंगे पोमोग्रेनेट के बारे में, अनार। और ये हमारा आज का टॉपिक होगा इरिगेशन एंड सॉइल न्यूट्रिशन। और आज के वेबिनार में हम डिस्कस करने वाले हैं काफी सारी चीजें, सॉइल टेस्ट, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, मेथड ऑफ गिविंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, यूज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फर्टिगेशन टेक्निक्स, इरिगेशन मैनेजमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आज हमारे साथ में है डॉक्टर एस के त्यागी सर। We will wait for a couple of more minutes and then we will start at like 7:05. Am I audible to everyone? Please let me know in the chat box. Also, please let us know आप कहाँ से, आप किस सिटी से हैं, so that we get to know इंडिया की आप अलग-अलग सिटीज से हैं। जयपुर, राजस्थान, ओके। और ऑल्सो एट द एंड ऑफ वेबिनार आप अपने सारे क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह बना सकते हैं। देन एट द एंड ऑफ वेबिनार आप सारे क्वेश्चंस जो हैं एक साथ पूछ सकते हैं। और वेबिनार के दौरान में कोशिश करेंगे कि आप सारे क्वेश्चंस नोट कर लें, अपने डाउट्स नोट कर लें, एंड एट द एंड ऑफ वेबिनार एस के त्यागी सर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ओके, यू आर फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका, गिरीश जी। ओके, so yeah, people are still joining, so we will wait for couple of minutes and then we will start, so that कुछ भी मिस ना हो किसी को भी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन द वेबिनार, और इतने कम समय के नोटिस में आप सबने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आज हमारे साथ में है एस के त्यागी सर, जो कि साइंटिस्ट हैं एट कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन, मध्य प्रदेश, इंडिया, और जो कि आज हमारे साथ में पोमोग्रेनेट के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कैमरे, अभी इफ यू आर कंफर्टेबल इन ओपनिंग योर कैमराज, देन यू कैन also it will be an interactive session, so that ऐसा ना लगे कि you are not involved in this session. So if possible, you can turn on your cameras, and also please make note of important things during the webinar, and
please ask the question at the end of the webinar. Thank you so much. SK Tyagi sir, you can start the webinar. I guess people are joining in. Let them join in. त्यागी सर आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन। हाँ, अभी मैंने आपको होस्ट बना दिया है सर, अभी आपको ऑप्शन होगा शायद, प्लीज चेक। सर स्क्रीन क्लियर दिख रही है? यस सर, दिख रहा है सर। आवाज भी क्लियर है सर? यस सर। स्टार्ट करें सर? यस सर, फाइन। यस डेफिनेटली सर। ओके, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एसके त्यागी, वैज्ञानिक, उद्यान विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन मध्य प्रदेश में पदस्थ हूँ और विगत 18 वर्षों से किसानों के साथ अनार एवं अन्य उद्यानिकी फसलें, विशेषकर मिर्च, टमाटर आदि पे कार्य कर रहा हूँ। आज जैसे कि वेबिनार की जो अगली जो सीरीज है उसमें जो पोमग्रेनेट है, अनार है, उस पे इरिगेशन एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अनार की फसल को पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाए, किस तरह से इरिगेशन दी जाए, कब दी जाए, कितनी मात्रा में दी जाए, इसी तरह न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में दिए जाएं, कब दिए जाएं, और सॉइल टेस्ट के आधार पर किस तरह से न्यूट्रिएंट दिए जाए ताकि हमें अधिक से अधिक उत्पादन के साथ साथ जो क्वालिटी प्रोडक्शन है, गुणवत्तापूर्ण जो उत्पादन है, वो हमें मिल पाए। तो सामान्यतः अनार की जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करूंगा कि अनार प्यूनिका ग्रेनेटम, इसका बॉटनिकल नेम है, ये प्यूनिकेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसका जो ओरिजिन है वो ईरान, सेंट्रल एशिया ईरान माना जाता है और ये भारत के साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक महत्वपूर्ण फल फसल है। भारत में अनार की खेती 233.93 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है, जिससे लगभग 2844.52 हजार मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त होता है। भारत में अनार की एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 12.16 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर इसके प्रोडक्टिविटी है। ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स ग्लास 2018 के डेटा के अनुसार है। भारत में जो अनार की खेती होती है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में की जाती है, परंतु अभी हाल ही के 4-5 वर्षों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब के कुछ पॉकेट्स में भी इसकी खेती की जा रही है। तो ये जनरल इस पे बात हुई है। यदि जो किसान भाइयों ने अनार लगाए हैं, लगा चुके हैं, उनके लिए हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो नया रोपण करना चाह रहे हैं, अनार के बारे में प्लानिंग करना चाह रहे हैं, वो इसके लिए जो क्लाइमेट है वो बहुत सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि हम बाकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कृषि क्रियाएं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, सोइल में भी थोड़ा बहुत अमेंडमेंट, सुधार कर सकते हैं, लेकिन हम क्लाइमेट को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें इसके लिए जो है जो जलवायु है उसको चुनना चाहिए। अनार उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, मतलब ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल ड्राई एरियाज में, एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में अनार की खेती की जा सकती है। यदि टेम्परेचर की बात करें तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम और 12 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम तक इसकी रेंज है। 12 से 44 डिग्री तक ये सरवाइव कर सकता है। यदि एनुअल रेनफॉल की बात करें, वार्षिक वर्षा, तो 500 से 1000 mm वाले वार्षिक वर्षा वाले जो एरिड, सेमी एरिड
और जिसमें जो हॉट और हल्की सर्दी पड़ती हो, उन क्षेत्रों में अनार की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ड्राई हवाओं के साथ, शुष्क गर्म हवाओं के साथ 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सहन कर सकता है। यदि समुद्र तल से मीन सी लेवल की बात करें तो 500 मीटर तक की ऊंचाई पे तक इसकी खेती की जा सकती है। यदि फ्लावरिंग की बात करें तो इसके लिए चमकदार धूप, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान, कम सिंचाई और संतुलित वातावरण, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। इस तरह की क्लाइमेट जिन क्षेत्रों में भी होती है वहां पे अनार के बगीचे लगाए जा सकते हैं। यदि सोइल की बात करें तो सोइल हल्की मिट्टी, बहुत गहरी काली मिट्टी या बहुत डीप सोइल इसके लिए नहीं होती। काली मिट्टी में, एकदम ब्लैक सोइल में भी अनार के रोपण से बचना चाहिए। अनार के लिए जो सैंडी सोइल है, सैंडी लोमी सोइल, जिसका पीएच मान 6.5 से 7 पीएच और कुछ मात्रा में अनार क्षारीयता को भी सहन कर सकता है। 7.5 तक भी अनार की खेती आप कर सकते हैं। यदि लवणीयता की बात करें तो 6 DCM तक और क्षारीयता 6.78 एक्सचेंजेबल सोडियम % ESP तक ये सहन कर सकता है। तो ये कुछ अनार के लिए क्लाइमेट और सोइल की बात हुई। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो अनार के लिए किसान भाइयों, जब हम रोपण करते हैं उसी समय से हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना होगा। जब हम अनार का नया बगीचा लगा रहे हैं उस समय, जैसा कि हमने 2 बाई 2 बाई 2 फीट 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर के जो गड्ढे हैं वो ग्रीष्म काल में अप्रैल माह में हम खोदें और उनको कम से कम 1.5 से 2 माह तक तेज धूप में खुला छोड़ दें, ताकि जो भूमिगत कीट हैं और फफूंद जनित जो रोग हैं उनके जो पैथोजन है, रोगजनक, तेज धूप में नष्ट हो जाए। इसके बाद गड्ढे की जो 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर के जो गड्ढा हमने खोदा है उसकी ऊपरी मिट्टी में लगभग 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, 2 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, 1.5 किलोग्राम नीम की खली और इस मटेरियल में 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी, 25 ग्राम एजोटोबैक्टर, 25 ग्राम पीएसबी और 25 ग्राम एजोस्पिरिलम एवं 25 ग्राम सूडोमोनास को मिट्टी और ये मिश्रण में मिलाकर गड्ढों को भरते हैं। और इसके बाद रोपाई हम बरसात शुरू होने के पहले हम करते हैं, ताकि बरसात होने तक स्टेबलिश हो जाए, या बरसात के बाद हमें अनार का रोपण करना चाहिए। भरी बरसात में अनार की रोपाई नहीं करें। और जो बेसल डोज है जो गड्ढे में, ये अनिवार्य रूप से हमें देना है। यदि गड्ढा नहीं खोदना है, यदि आपकी मिट्टी की गहराई 3 फीट तक है तो आप बेड बनाकर भी इसका रोपाई कर सकते हैं। तो बेड 4 फीट चौड़ी आप बेड बना लें और बेड पर बीचों बीच आप अनार का रोपण कर सकते हैं। अब बात आती है रोपण का समय। जैसे मैंने बताया कि रोपण या तो बरसात के पहले या बरसात के बाद रोपण करें। और डिस्टेंस की बात आती है तो जो गड्ढे खोदने हैं वो लाइन से लाइन की दूरी 4.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर, यानी 15 बाई 10 फीट पे हम इस गड्ढों की खुदाई करेंगे। और गड्ढों में जो बेसल डोज है जो मैंने बताया वो बेसल डोज आवश्यक रूप से देंगे, ताकि हमारे पौधों की वृद्धि और विकास ठीक से हो पाए। अब यदि हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो सोइल टेस्ट के आधार पर हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना चाहिए। तो अधिक कांस्ता जो अनार के पौधों की जो जड़ें रहती हैं वो 6 इंच की या 15 सेंटीमीटर गहराई तक ऊपर जो फीडर रूट्स हैं ऊपर जमीन के रहती है। तो हमें लगभग 0 से 15 सेंटीमीटर और 15 से 30 सेंटीमीटर की जो डेप्थ है, अलग अलग एक खेत से 5-6 जगह से नमूने हम ले लें और नमूनों को एक साथ मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद उनको 4 भागों में बांटें और आमने सामने के 2 भाग हटा दें और फिर 2 भाग हैं उनको मिलाते रहें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक नमूना 500 ग्राम नहीं बन जाए। और 500 ग्राम जो नमूना है उसको 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर का अलग रखें
वो 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का अलग रखें। इन दोनों नमूनों को टेस्ट करवा लें। और जो अनार के लिए जो न्यूट्रिएंट पैरामीटर है वो जैसे पीएच की बात करें तो 6.5 से 7.5 पीएच, ईसी 1 से कम होना चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से 0.75 होना चाहिए, अवेलेबल एन 250 से 400 केजी पर हेक्टर, अवेलेबल पी 10 से 20 केजी पर हेक्टर, अवेलेबल के 121 से 280 केजी पर हेक्टर, अवेलेबल एसपीपीएम 10 से अधिक, अवेलेबल जिंक 0.6 से अधिक, अवेलेबल एफी आयरन 4.5 से अधिक, अवेलेबल मैग्नीज पीपीएम 2.0 से अधिक, अवेलेबल कॉपर 0.2 से अधिक और अवेलेबल बोरान 0. से अधिक। ये इसकी न्यूट्रिएंट रेंज है। यदि इससे कम है तो हमें जो अनार का जो रिकमेंडेड डोज है उसमें 25% मात्रा बढ़ानी है, और यदि इस रेंज से अधिक न्यूट्रिएंट्स यदि सॉइल में तो हमें जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर से और मेन्यूअर से उसकी 25% मात्रा घटा कर देनी है। ये एक मानक स्तर है, ये मीडियम रेंज है सॉइल की। अब पीएच का अनार के में जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स है उनकी अवेलेबिलिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए पीएच 6.5 से 7.5 मैंने बताया है। वो इसका आप इस चार्ट में देखेंगे कि अधिकांशतः जो पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, बोरान, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम 6.5 से 7.5 के बीच में अधिकांश पोषक तत्व प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। यदि पीएच 6.5 से नीचे जाता है तो अधिकांशतः 6 के नीचे, यदि 6 पीएच है, यदि उसके नीचे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की उपलब्धता कम हो जाती है और आयरन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, मैग्नीज की बढ़ जाती है, बोरान की बढ़ जाती है और कॉपर की भी टॉक्सिसिटी धीरे धीरे पीएच मान पे बढ़ती है और फिर एकदम कम होती है। यदि पीएच 7.5 से ऊपर है तो धीरे धीरे नाइट्रोजन, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कम होगी, पोटेशियम की टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है, सल्फर हायर पीएच पे अवेलेबल रहता है, कैल्शियम 8.5 पीएच के बाद गिरने लगता है, मैग्नीशियम गिरने लगता है और एफी जो आयरन है जैसे जैसे पीएच बढ़ता है आयरन की अवेलेबिलिटी पौधों के लिए कम होती चली जाती है, भले ही सॉइल में अवेलेबल हो तो भी कम होती है, मैग्नीज की कम होती है, बोरान की भी धीरे धीरे कम होती है, फिर 8.5 के ऊपर टॉक्सिसिटी बढ़ती है, कॉपर एंड जिंक भी 7.5 के बाद अवेलेबिलिटी कम होती है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि मिट्टी में पीएच मान का बहुत बड़ा महत्व है। 6.5 से 7.5 के बीच अधिकांश पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। यदि अनार की बात करें तो 6.5 से 7 तक का पीएच अनार के लिए बहुत उपयुक्त रहता है। इसी तरह से थोड़ा सा ये एनालिसिस है कि 8.3 के ऊपर अधिकांश पौधे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेने में परेशानी होती है। 7.5 के ऊपर जो मैंने चार्ट में बताया जो एफी आयरन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और अधिकांश जो पौधे 6.8 to 7.2 या 6 से 7.5 तो अधिकांश प्लांट्स के लिए पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। यदि अनार की बात करें तो 6.5 पीएच से 7 पीएच तक का अनार सबसे अधिक पोषक तत्व पौधे को अनार लेता है। तो 6.5 to 7 पीएच मान की मिट्टी अनार के लिए बहुत उपयुक्त है। 7.5 तक भी हम अनार की खेती कर सकते हैं। यदि 5.5 के नीचे जाता है तो जो सोइल माइक्रोबायल एक्टिविटी है जिसमें आपका एजेटोबैक्टर है, पीएचबी है, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, तो उनकी एक्टिविटीज कम हो जाती है और 4.6 पीएच के नीचे एसिडिक सोइल हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, जो अधिकांश फसलों के लिए अनुपयुक्त है। तो पीएच का बहुत महत्व है। अनार का बगीचा लगाने के पहले किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि पीएच मान और ईसी टेस्ट करवा लें। ईसी 1 से नीचे होना चाहिए और पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होगा तो आपके जो अनार है वो अधिकांशतः आपका बगीचा अच्छा सरवाइव करेगा, अच्छी उपज देगा। इसके अलावा अनार की पत्तियों से, लीफ से भी
हम न्यूट्रिएंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो DRIS नॉर्म्स के अनुसार ये जो पैरामीटर्स है, न्यूनतम, मिनिमम, इष्टतम मतलब ऑप्टिमम, और अधिकतम मतलब मैक्सिमम। तो जो ऑप्टिमम पैरामीटर्स है N% में दिया है 0.91 से 1.66, P मतलब फास्फोरस 0.12 0.18, K मतलब पोटास 0.61 से 1.59, कैल्शियम की बात करें 0.772 टू 2.02, मैग्नीशियम की बात करें तो 0.16 से 0.42, सल्फर 0.16 से 0.26, Fe ppm में पार्ट पर मिलियन मतलब Fe आयरन 71 से 214, मैग्नीज ppm 28 से 89, जिंक ppm 14 से 72, कॉपर 19 से 72, और ये यील्ड टारगेट है। इस जो इष्टतम पैरामीटर है हम 156 कुंटल से 188 कुंटल प्रति हेक्टेयर हम उपज ले सकते हैं। यदि ये पैरामीटर्स जो ऑप्टिमम पैरामीटर है यदि इससे कम है तो हम जो RDF है, जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर है, उसका 25% मात्रा बढ़ाएंगे, और यदि अधिकतम है इस रेंज में जा रहा है तो हम जो RDF है उसका 25% हम घटा के देंगे। और यदि ऑप्टिमम लीव एनालिसिस में ऑप्टिमम पैरामीटर्स आते हैं तो जो RDF है वो हम अनार को देंगे। अब बात करें कि कितने न्यूट्रिएंट्स की कितनी आवश्यकता होती है। तो मेन जो न्यूट्रिएंट्स है अनार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो ये पौधे की आयु के अनुसार लगते हैं। जैसे 1 वर्ष का पौधा है तो उसको 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 250 ग्राम नाइट्रोजन, 125 ग्राम फास्फोरस और 125 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। यदि 2 वर्ष के पौधे की बात करें तो 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 250 ग्राम नाइट्रोजन, 125 ग्राम फास्फोरस और 125 ग्राम पोटास। यदि 3 वर्ष के पौधे की बात करें तो 30 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 125 ग्राम फास्फोरस और 125 ग्राम पोटास। यदि 4 वर्ष के पौधे की बात करें तो 40 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 125 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटास। यदि 5 वर्ष या उससे अधिक का आपका बगीचा है तो 40 किलोग्राम गोबर की खाद, 625 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटास की अनुशंसा है। ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमग्रेनेट सोलापुर, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर की अनुशंसा के अनुसार ये चार्ट प्रिपेयर किया गया है। अब इसको देना कैसे? तो अनार से भरपूर उपज लेने के लिए जैसे मैंने बताया खाद एवं उर्वरक का उपयोग, सोइल टेस्ट, मृदा परीक्षण, या लीव्स, जो लीव्स हैं अनार की पत्तियां, उसको एनालिसिस के आधार पर करना चाहिए। तो सामान्यतः जैसे 1 वर्ष का पौधा तो 10 किलोग्राम आपको गोबर की खाद, 500 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वर्ष प्रति पेड़ देना चाहिए। और जैसे जैसे पौधा बढ़ता है इसकी मात्रा चार्ट के अनुसार बढ़ाते रहना चाहिए। एक 5 वर्ष के पौधे को 150 ग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देवें। शुरुआत के 2 से 3 वर्षों तक जब पौधे में फल नहीं आ रहे उर्वरकों को, फर्टिलाइजर्स को 3 बार जनवरी, जून तथा सितंबर में देना चाहिए। तथा तीसरे वर्ष से जब फल लगने लगे तो मौसम, बाहर जो क्रॉप आप ले रहे हैं उसके अनुसार 2 बार हमें देना है। तो यदि हम फलन वाले पौधे की बात करें जिन पे फ्रूट्स आ रहे हैं तो फलों की तोड़ाई के बाद जैसे आपके क्रॉप हार्वेस्टिंग हो जाए कंप्लीट, उसके बाद जो मृत और सूखे सूट्स हैं, डेड सूट्स हैं, आपस में उलझी हुई शाखाएं एवं तने पर नीचे की शाखाएं, बाटर सूट्स को काट के अलग कर दें। इसके बाद गोबर की खाद की मात्रा, जैसे कि हमने 40 किलो एक 5 वर्ष के पौधे को बताया, तो 40 किलो गोबर की खाद की मात्रा आधी मात्रा, हाफ मतलब 20 किलोग्राम, फास्फोरस की आधी मात्रा, जिसे हमने फास्फोरस 250 ग्राम बताया उसकी आधी मात्रा, एवं पोटास जैसे 250 ग्राम बताया पोटास उसकी आधी मात्रा, और नाइट्रोजन जैसे 625 ग्राम बताया उसकी 1/3 मात्रा आप फलों की तोड़ाई के तुरंत बाद दे दें। इसके बाद गोबर की खाद की आधी मात्रा, फास्फोरस की आधी मात्रा, प्रूनिंग के बाद पहली सिंचाई के समय जब हम स्ट्रेस देते हैं, और स्ट्रेस के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने स्ट्रेस देते हैं, और स्ट्रेस के बाद जब हम प्रूनिंग करते हैं और प्रूनिंग के बाद जब पहली सिंचाई देते हैं तो पहले सिंचाई के पहले हमें जो गोबर की खाद है उसकी आधी मात्रा,
फास्फोरस की आधी मात्रा, पोटास की आधी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा दें। गोबर की खाद की आधी मात्रा, फास्फोरस की आधी मात्रा प्रूनिंग के समय, पहली सिंचाई के समय दें। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा फूल आने के 60 दिन बाद, फ्लावरिंग पूरी फ्लावरिंग हो जाए इसके 60 दिन बाद, और 1/3 मात्रा फूल आने के 120 दिन बाद दें। अब ये देना कैसे है, तो कैनोपी के नीचे 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी खाई बनाए। जो प्लांट कैनोपी होती है 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी ट्रेंच बना ले, और जो तना है, मुख्य तना है, उससे 2 फीट दूर और लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर तक चौड़ी एक ट्रेंच बना ले, 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी। उसमें पूरा मिश्रण बना के आप यदि देंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। साथ में गोबर की खाद में हर वर्ष जब आप खाद दे रहे हैं तो प्रति पौधा 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी, 25 ग्राम एजोटोबैक्टर, 25 ग्राम एजोस्पर्लम, 25 ग्राम पीएसबी आप गोबर की खाद में मिला के आप थाले में देंगे। तो इससे आपका क्या होगा कि जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, जो अनार में बिल्ट आता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, तो जो बिल्ट है उससे हमें अनार में रोकथाम मिलेगी। और जो एजोस्पर्लम है, एजोबैक्टर है, पीएसबी है, ये जो बैक्टीरिया है जो हम न्यूट्रिएंट्स देंगे वो प्लांट्स को अवेलेबल करवाएगा। तो सोइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एजोटोबैक्टर है, पीएसबी है और आपका एजोस्पर्लम है, और साथ में पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, इनकी सफिशिएंट क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, तो हम जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो पौधे को आसानी से अवेलेबल होंगे। तो हमें हर वर्ष जो हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है उसमें गोबर की खाद, साथ में नीम की खली, इसका नीम की खली प्रति पौधा, यदि 5 वर्ष का पौधा है तो 2 किलोग्राम नीम की खली प्रति वर्ष देना है। साथ में यदि वर्मी कंपोस्ट है तो 2 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट आपको प्रति पौधा प्रति वर्ष आपको देना है। तो कुल मिला के ये कहें कि ये 5 वर्ष या उसके अधिक आयु के पौधे को 40 किलोग्राम पकी गोबर की खाद, 2 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, 2 किलोग्राम नीम की खली, 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी, 25 ग्राम एजोटोबैक्टर कल्चर, 25 ग्राम एजोस्पर्लम और 25 ग्राम सूडोमोनास हम गोबर की खाद में मिला के देंगे। इसके बाद जो बाकी मात्रा हम जो केमिकल से, यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटास से पूर्ति करेंगे, और शेष मात्रा फर्टिगेशन जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर से उनके द्वारा देंगे। तो हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 3 तरह से देंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, इसके बाद केमिकल बल्क केमिकल फर्टिलाइजर्स और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स। इस तरह से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे तो हमें अनार से भरपूर उपज प्राप्त होगी। यदि फर्टिगेशन की बात करें तो किसान भाइयों के ड्रिप लगी है, उसमें जब पौधे पर पुष्प आना शुरू हो जाए, फूल आने के बाद पुष्प आना शुरू हो जाए, उस समय पानी में घुलनशील उर्वरक 1261 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 1 दिन के अंतराल पर 1 महीने तक दें। जब पौधे में फल लगने शुरू हो जाए तो पानी, फल डेवलप होना शुरू हो जाए, फ्रूट सेट होना शुरू हो जाए, उसके बाद 19-19-19 जो ड्रिप से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ 1 दिन के अंतराल पर 1 महीने तक दें। इसके बाद जब 100% फ्रूट सेट हो जाए उसके बाद वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर 05234 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ 1 दिन के अंतराल पर 1 महीने तक दें। इसके बाद फल तोड़ाई के 1 महीने पहले कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ड्रिप से 15 दिन के अंतराल पर दो बार दें। ये जो रिकमेंडेशन है अपना नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट सोलापुर की रिकमेंडेशन है, इस रिकमेंडेशन के अनुसार हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है। अब आती है इरिगेशन मैनेजमेंट की, तो ये भी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट की जो सोलापुर में उसकी रिकमेंडेशन है कि आयु के अनुसार हम कितना देंगे। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये शेड्यूल है, हम इसका इस बात पर निर्धारित करेंगे। एक आपके आइडिया के लिए, जैसे कि जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती है, तो यदि बारिश हो रही है तो हम अनार में सिंचाई नहीं करेंगे, या जब हम पौधे को रेस्ट पीरियड में डाल रहे हैं तो उस समय आवश्यकता अनुसार सिंचाई करेंगे, कम सिंचाई करेंगे, हल्की सिंचाई करेंगे, और जब हम स्ट्रेस पीरियड मतलब तान दे रहे हैं, स्ट्रेस में डाल रहे हैं, जब बिल्कुल सिंचाई बंद कर देंगे। तो ये एक आपके आइडिया के लिए है, आप जो क्रॉप रेगुलेशन करेंगे, जो बाहर लेंगे
और जो आपकी मिट्टी की दशा है और आपके यहाँ बारिश की स्थिति को देखते हुए डिसीजन लेंगे। तो जनवरी से लेकर दिसंबर यदि आपका 1 वर्ष का पौधा है, नया पौधा है, तो जनवरी में प्रति पौधा ये लीटर 2.70 लीटर, फरवरी में 2.83 लीटर, मार्च में 2.96 लीटर, और अप्रैल में 3.24 लीटर, मई में 3.40, जून में 1.99, जुलाई में 1.54 लीटर प्लांट्स, अगस्त में 1.33 लीटर, सितंबर में 1.33, अक्टूबर में 1.57, नवंबर में 1.80 और दिसंबर में 1.68। ये 1 वर्ष के पौधे को। इसी तरह 2 वर्ष के पौधे का है, 3 वर्ष के पौधे का है और 4 वर्ष के पौधे का। ये 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो पौधा है उसको जनवरी में 38.37, फरवरी में 53.223, मार्च में 57.72, अप्रैल में 63.18, मई में 66.30, अब जून में 40.75, जुलाई में 31.46, अगस्त में 27.14 लीटर प्रति पौधा, सितंबर में 27.17 लीटर प्रति पौधा, अक्टूबर में 35.10 लीटर प्रति पौधा, नवंबर में 35.10 लीटर प्रति पौधा, दिसंबर में 32.760 लीटर प्रति पौधा। अब आप कहेंगे सर जुलाई में से सितंबर पानी की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। तो जुलाई से सितंबर पानी यदि आपके क्षेत्र में वर्षा हो रही है तो जरूरत नहीं है। यदि सूखा पड़ रहा है, ड्राई स्पेल है, 1 महीने तक 15 दिन तक बारिश नहीं हुई, उस दशा में पानी देना है। अब आप बात करेंगे यदि आपने अप्रैल में 1 अप्रैल से 15 मई स्ट्रेस में डाला है, अप्रैल से 15 मई तक यदि आपका बगीचा स्ट्रेस में, तो पानी देने की जरूरत नहीं है। यदि आप हस्तबहार ले रहे हैं तो सितंबर में आपने स्ट्रेस पे डाला है तो बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं है। यदि आप अंबे बहार ले रहे हैं और यदि आपने अक्टूबर नवंबर में स्ट्रेस पे डाला तो यहाँ पानी की जरूरत नहीं है। तो हमें कौन सी क्रॉप ले रहे हैं, बरसात की स्थिति कैसी है, नमी, आपकी मिट्टी का प्रकार कैसा है, नमी कैसी है, उसके आधार पर पानी का डिसीजन लेना है। अब आपको करना क्या है कि शुरुआत से आपको ड्रिप लगाना है। तो शुरुआत के 1 से 3 वर्ष तक 1 लेटरल आप पौधे पे लगा दें, उसमें 2 ड्रिपर्स लगा दें। लेकिन 5 या उससे अधिक वर्ष का पौधा है, वो फलन पे, तो पौधे के दोनों ओर आप लेटरल लगाएं और शुरुआत में 4 से 5 वर्ष के पौधे को एक पौधे पे 4 ड्रिपर, 2 इधर और 2 इधर, 4 LPH कैपेसिटी के लगाएं। और जब आपका पौधा बढ़ जाए, रूट पूरे क्षेत्र में फैल जाए, तो 6 ड्रिपर्स, 3 ड्रिपर्स पौधे के एक तरफ और 3 ड्रिपर्स पौधे के दूसरी तरफ, 6 ड्रिपर्स 4 LPH कैपेसिटी के लगाएं। तो यदि आप 1 घंटा मोटर चलाते हैं तो 6 को 24 लीटर पानी 1 घंटे में जाएगा। और यदि 2 घंटे मोटर चलाएंगे 48 और 3 घंटे मोटर चलाएंगे तो 72 लीटर तक पानी एक पौधे को मिलेगा। क्योंकि जो अनार के पौधे की वाटर रिक्वायरमेंट है, यदि छोटे पौधे की बात करें तो 2 लीटर से 65 लीटर बड़े पौधे को आवश्यकता होती है। तो यदि इस तरह से आप ड्रिप का डिजाइन करेंगे, दोनों तरफ लीटर लगाएंगे, तो आप पौधे को 2 से 72 लीटर तक पानी आप 3 घंटे में दे पाएंगे। तो जब पौधा 5 वर्ष या उससे अधिक होगा और हेवी फ्रूटिंग होगी तो आपको 65 लीटर, 70-72 लीटर तक पौधे को पानी देना पड़ेगा। तो शुरू से ड्रिप इस तरह से डिजाइन करें कि पौधों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो इस तरह से यदि आप ड्रिप का उपयोग करते हैं तो जो इरिगेशन का जो डेटा है तो उसमें ड्रिप से 43% पानी की बचत होती है और ड्रिप के उपयोग से 30 से 35% तक हमें अधिक उपज मिलती है। तो इस तरह से हम वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब जैसे थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं कि क्रॉप रेगुलेशन, क्योंकि इसका इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बात है, तो रोपण के 3 साल बाद हमें क्रॉप लेनी चाहिए और 2 साल से भी फलन ली जा सकती है, लेकिन कमर्शियल रूप से 3 साल बाद फलन लेनी चाहिए। तो अनार में 3 बार, जून जुलाई मृग बहार, सितंबर अक्टूबर हस्त बहार और जनवरी फरवरी अंबे बहार में फूल आते हैं। यदि कमर्शियल रूप से बात करें तो हमें जो 3 बहार में से 1 बहार ही लेनी है और उसका निर्धारण आपके यहाँ की क्लाइमेट, सोइल और बाजार में
किस समय अनार महंगा बिकता है, किस समय डिमांड रहती है, उसके आधार पे आप निर्णय ले सकते हैं। तो इसका निर्माण पानी की उपलब्धता बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिस भाग में उचित आराम रेस्ट दिया गया है और स्ट्रेस दिया गया है वो उसमें फलन सबसे अच्छी होगी। फल तोड़ाई के बाद आराम की अवधि 2 से 3 महीने की होनी चाहिए। इसके बाद हल्की मिट्टी में 1 महीने स्ट्रेस या तनाव और भारी काली मिट्टी में 1.5 से 2 महीने का तनाव होना चाहिए। कुल मिला के 6 महीने आपकी फ्रूटिंग सीजन, 1 महीने आपका 1 से 2 महीने तनाव, मतलब 8 महीने, और 2 से 3 महीने आपके स्ट्रेस पीरियड। तो इस तरह से 12 महीने का पूरा अनार का शेड्यूल है। तो आराम अवधि रेस्ट पीरियड में फल तोड़ाई के तुरंत बाद मुख्य छटाई की जाती है ताकि क्रिस क्रॉस शाखाएं, मृत और सूखे अंकुर, सूट टिप को हटा जा सके। पौधे को खाद और उर्वरक की सिफारिश, जैसे मैंने बताया कि फल की तोड़ाई हार्वेस्टिंग के बाद रेस्ट पीरियड में तुरंत हमें फल तोड़ने के बाद जो खाद है और उर्वरक है उसकी मात्रा आधी मात्रा में देनी है। इसके बाद स्ट्रेस 2 से 3 महीने का रेस्ट पीरियड के बाद हमें स्ट्रेस देना है। तो स्ट्रेस लगभग 1.5 महीने का, 1.5 से 2 महीने का हम स्ट्रेस रखते हैं। और फिर स्ट्रेस के बाद फिर से हम उसमें खाद एवं उर्वरकों की जो शेष मात्रा है, आधी मात्रा हम रेस्ट पीरियड में देंगे और आधी मात्रा स्ट्रेस पीरियड के बाद फर्स्ट इरिगेशन में देंगे। तो इस तरह से हम जो क्रॉप रेगुलेशन करते हैं उसके अनुसार हम इसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करेंगे। तो इस तरह से किसान भाइयों मैंने बताया सोइल टेस्ट के आधार पर हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है और आपकी सोइल और क्रॉप कौन सी क्रॉप ले रहे हैं आप उसके रेगुलेशन के अनुसार वाटर मैनेजमेंट करेंगे। इसलिए न्यूट्रिएंट और वाटर मैनेजमेंट करते हैं तो अनार में आप अच्छी उपज आप ले पाएंगे, साथ में गुणवत्ता क्वालिटी फ्रूट्स आप ले पाएंगे और जिससे बाजार में आपको अच्छा दाम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं अनुरिद्धि जी से आग्रह करूंगा कि कोई किसान के एक एक करके क्वेश्चन आप बताएं और पूछें। गुप्ता जी सुन रहे हैं क्या? यस सर, यस सर। अगर अभी किसी को कोई क्वेश्चंस हो दैट से पूछना चाह रहे हो तो वो पूछ सकते हैं और लाइक दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड आस्क। सर मैं गिरीश बोल रहा हूँ जी। गिरीश जी कहाँ से बोल रहे हैं सर? नॉर्थ कर्नाटका से बोल रहा हूँ सर। ओके सर, ओके। तो मैं नेटाफिम से हूँ सर, एक्चुअली नेटाफिम कंपनी से। जी सर। मुझे सर अभी जो आपने जो फर्टिलाइजेशन शेड्यूल बताया है जी, थ्रू ड्रिप इरिगेशन जो उसका डे वाइज शेड्यूल या वीक वाइज शेड्यूल जो आपने एनपीके का पूरा नंबर्स आपने दिया है तो उसका डे वाइज या वीक वाइज मिलेगा सर, सो दैट हमको एक चार्ट रहेगा तो हम लोग थ्रू ड्रिप उसको दे सकते हैं सर। गिरीश जी आपका क्वेश्चन अच्छा है। तो मैंने जो फर्टिगेशन बताया है वो डे वाइज है। जैसे आपका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद 1261 3 किलोग्राम प्रति एकड़ पर डे देना, 1 दिन छोड़ के, मतलब 1 महीने में 15 बार। इसके बाद जब फल लगने शुरू हो जाए, फ्रूट सेट हो जाए, उसके बाद 19-19-19 ये भी 3 किलोग्राम प्रति एकड़ देना है हमें, 1 दिन छोड़ के, 1 महीना, मतलब महीने में 15 दिन। इसके बाद जब 100% 100% फ्रूट सेट हो जाए तो 0.34 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़, ये भी 1 महीने तक देना है और ये भी 1 दिन छोड़कर, मतलब महीने में 15 दिन। और जब फल तोड़ने के 1 महीने पहले कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ 15 दिन में 1 बार। तो इस तरह से पर डे शेड्यूल है, 1 दिन छोड़ के। यस सर। और ये मैंने बताया 1261 1919 0.34, इसको आप दूसरे जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर से रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे इफ्को का 18-18-18 आता है, या 1261 की जगह और कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि कई कंपनीज कई ग्रेड में दे रही हैं। पर पर्पस ये है कि जब फ्रूट जब डेवलप होता है उस समय उसमें पोटास की ज्यादा जरूरत होती है, बीच के स्टेज में एनपीके की जरूरत होती है और शुरुआत में पोटास की कम जरूरत होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत होती है। कंसेप्ट ये है, आप कोई सा भी फर्टिलाइजर चुन सकते हैं सर। और एक थोड़ा इसमें जो क्रॉप
शूट जो कटिंग वगैरह होता है और प्रूनिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे सर, उसमें कैसे देखिए प्रूनिंग करना है? देखिए प्रूनिंग, Girish brother, hello. जी जी Sir, my name is Hussain Reddy from Andhra Pradesh. जी जी Sir, actually I was at agri student of BSc at जी third जी, year. यस यस, Girish brother, I will say about pruning. Just जी, a second. Yes, yes, यस yes, yes, please. Okay, pruning Okay. is nothing but brother, I will call you. Or I will text you. And now, right now, I want to talk with sir. Hello? यस यस, बोलिए। Please ask your question. Yeah. Yeah, that means we can provide any books for in group, no? That means how to grow, how to. यस, एक मेरे द्वारा भी एक पुस्तक लिखी है इस पे, तो मैं इसमें जो ग्रुप बनाया उसमें शेयर कर दूंगा उसकी लिंक। That again, how much yield we have to take out in what is meant by vertical farming and what is hydroponics, like that. एक्चुअली क्या है कि आज का जो अपना डिस्कशन है वो हाइड्रोपोनिक्स पे नहीं है, और अनार की कल्टीवेशन अपने को सोइल में ही करनी है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स जो कंसेप्ट है वो लीफी वेजिटेबल्स छोटे स्केल में ज्यादा यूजफुल है, और अपने को तो ये ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश करना है, तो इसमें अनार को हाइड्रोपोनिक्स में नहीं करना आपने। Okay. Correct, sir. Nowadays in hydroponics they used to grow rice also. यस यस, अरे That means it is. let us wait. Let us not deviate from the subject. Okay. ओके, तो आपने okay. पूरा सब्जेक्ट डिवेट कर दिया। Let us continue with the subject. Let us focus on that. प्रूनिंग के बारे में ओके ओके, प्रूनिंग के बारे में सर तो हमको ग्रुप में दे देंगे, एंड मेरा क्वेश्चन प्रूनिंग का ही था। मैटर जो है सर अपने ग्रुप में दे देंगे। ओके 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 ओके। कोई और किसान का कोई प्रश्न है तो पूछें। गुप्ता जी आवाज आ रही है? ये सर हमें आ रही है। यदि कोई तो किसान का कोई और भी अभी क्वेश्चन, या अभी सर हमारे साथ में अगर किसी और को भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं रिगार्ड इरिगेशन एंड सॉइल न्यूट्रिशन ऑन पोमेग्रेनेट, तो वो भी पूछ सकते हैं। या अगर अभी आपके पास में कोई अभी करंट क्वेश्चन नहीं है, तो आप हमारे ग्रुप के ऊपर में भी, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, आप उसके ऊपर में भी अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम कंसल्ट करके आपको वहाँ पे पर्सनल मैसेज के ऊपर में भी कंसल्ट कर सकते हैं। राइट राइट। एंड ऑल्सो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने पिछले और भी वेबिनार्स करे हैं, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, और वहां से भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अलग अलग क्रॉप्स के बारे में हमने बात की है वहां पर। So Francis, let's wrap it up. फर्दर कोई क्वेश्चंस अभी है नहीं सर। ये जो अभी जो कंपनी के बारे में आपने बताया, एक कर्नाटक में भी आपका सर्विसेज है सर आपका? यस सर, डेफिनेटली हमारे वहाँ पे है। बेंगलोर में अभी हम लोग एस्टैब्लिश्ड हैं, और कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी में हम लोग का अभी सर्विस स्टार्ट है। मतलब कैसे सर्विस, मतलब कैसे सर? मतलब पूरा क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में, या एग्जैक्टली क्या सर्विसेज है सर? हाँ, हम लोग क्रॉप की एडवाइजरी भी प्रोवाइड कराते हैं थ्रू हमारे एग्री डिवाइसेस हैं, जो कि गिगाबिट्स प्लेटफॉर्म है। सो उसके थ्रू में हम लोग ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। थोड़ा ग्रुप में उसका डिटेल्स डाल देंगे सर? या डेफिनेटली हमारा सोशल मीडिया के ऊपर में आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर में वीडियोस भी हैं, डिवाइस कैसे वर्क करता है एंड क्या क्या उसके कंटेंट एंड सेंसर्स हैं जिसको हम लोग कवर करते हैं। तो डेफिनेटली मैं शेयर कर सकता हूँ फर्दर, या नहीं है तो आप support@yuktix.com के ऊपर में आप इसका क्वेरी डाल सकते हैं। राइट सर, राइट। मैं मेल कर देता हूँ, ईमेल मेंशन कर रहा हूँ। हाँ, चैट में मैं आपको ईमेल डाल देता हूँ सर इसमें। हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होंगे, तो वहां पर भी आप अपना नंबर या फिर जस्टली एडमिन से, आप किसी भी एडमिन से ग्रुप के अपना मैसेज लीव कर सकते हैं। ओके, मैंने ईमेल ड्रॉप कर दिया। ओके। ओके,
So Krantesh, let's compile it. All right. Thank you so much, everyone, for joining in on this Sunday, busy Sunday, and I hope you all are healthy, fine, because in this third wave of Corona, so let's stay at home. And we will always come with these kind of webinars. So stay in the group. We will update you regarding Yuktix Technologies and its product, and also about people can ask various questions to each other and help each other in a cooperative manner. All right. So let's wrap up this session. Thank you so much for everyone. Thank you, sir. Thank you for the good initiative. Hello. Thank you. Sir, Thank sir. you, everyone. Yes. Hello? Yes. Anyone? Thank you, Yeah. thank Ready? Can that means Yeah. every Sunday we can conduct webinar? Not every Sunday, but possibly we will inform you on your WhatsApp group. Okay. Not every Sunday. Okay, that here So on a very I generic, so you can ask about any generic topic, okay, which is like more have more people are towards it, okay. So we will take it from there. okay. That means we can discuss in English, no? I can't Yes, know yes. that much. Yeah, Okay, definitely no you issues. can chat in English. Yes. Not chatting in. We can talk. Yes, In yes, you webinar can. also we have to Yeah, speak in definitely, English. definitely. Yeah. Yeah, we are there. That means we know the right to what to spell also, no? Like that. Okay, okay, fine. Not an issue. Okay, thank you. Thank you, Is there Dr. any Sir. sir? Is there any vacancy, sir? Not right now. Like you can drop your CV on the same mail. Okay, same mail ID. Okay, now my name is Hussein Reddy. I am from Andhra. I was studying at Maharashtra. Yeah. As I told you, like you can mail your CV, okay, and we will look into it, like if you are right fit, okay. Okay, sir. Where I have to send, sir? On this email address support@yuktix.com. Okay. So, thank you, everyone, and good night. Bye-bye. Thank Okay. you, Dr. Sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good night. Good night. Everyone. Good night, sir. I love you, sir. Okay. Good night. And also, please leave your feedback, okay. And I will also upload this recording on YouTube. Sir, Okay, please once, leave. sir, once keep your email address, sir. Okay. I have. Please check chat. I have mentioned here. Mentioned. Please Where check I have chat. to Thanks a lot. It was very nice. Thank you, sir. okay, sir. Chat box. Thank Okay, you. thank you, sir. All right. Yes, sir. When it is necessary to call me, sir. All right, sure. Thank you a lot, sir.